आर्या के जाने के बाद आदित्य ने अपना कंधा सहलाते हुए कहा, प्रिंसेस, तुम्हारे धक्के से चोट यहाँ नहीं मेरे दिल पर लगी है और इसका इलाज तो तुम ही हो। तभी आदित्य की नजर आर्या की छूटी हुई ड्रेस पर पड़ी। उसने झटके से वो ड्रेस उठा लिया और चेंजिंग रूम से बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने चारों तरफ देखा लेकिन आर्या कहीं नजर नहीं आई। वो तुरंत सीसीटीवी रूम में गया और आर्या की तस्वीर अपने फोन में सेव कर लिया। फिर उसने झटपट रोहन को फोन लगाया और बोला, मैंने तुम्हें एक तस्वीर भेजी है, इसके बारे में जल्दी से पता लगाकर मुझे बताओ। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया। फिर मैनेजर के पास आकर आर्या की पसंद की सारी ड्रेसेस पैक करवाई और वहां से चला गया। आदित्य आर्या की ड्रेस कार में रखकर और उसकी यादों में खोए हुए अपनी थार ऑफिस की तरफ मोड़ चुका था। वहीं दूसरी तरफ आर्या भी अपनी कार में बैठ गई। उसके बैठते ही काका ने कार उसके दादू के मैंशन की तरफ मोड़ दी। पूरे रास्ते भर आर्या मन ही मन आदित्य को गालियां देती रही। वहीं दूसरी तरफ आदित्य साइड वाली सीट पर रखी आर्या की ड्रेस को देखकर धीरे से बोला, आज तक इस सीट पर कोई भी नहीं बैठी प्रिंसेस, अब तुम्हारे सिवा यहाँ पर कोई भी नहीं बैठेगा। आज तुम्हारी ड्रेस यहीं पर रखी है लेकिन बहुत जल्द इस ड्रेस की जगह पर तुम होगी। फिर उसने आर्या की याद में खोए हुए अपनी थार को ऑफिस की तरफ मोड़ लिया और ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ आर्या इन सब चीजों से बेखबर कार में बैठी आदित्य को गालियां दे रही थी। वो खुद से ही कहने लगी, उस हाथी की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर गिरने की, उसकी वजह से कितना दर्द हो रहा है, मुझे चोट लग जाती तो ऊपर से मुझे प्रिंसेस भी बोला था एक बहुत मिल जाए उसकी चटनी ना बना दी ना तो मेरा नाम भी आर्या नहीं। तभी उसको काका की आवाज सुनाई दी। वो उससे बोले, आर्या बेटा मेंशन आ गया है। काका की आवाज सुनकर आर्या अपनी सोच की दुनिया से बाहर आई। आर्या अभी कार से उतरी भी नहीं थी कि मैंशन का गेट खुल गया। आर्या जैसे ही कार से बाहर आई, मैंशन के गार्डन में काम करने वाले सभी नौकर उसको देखकर खुश हो गए। तभी उनमें से एक नौकर जिसका नाम हरिया था वो भागकर मैंशन के अंदर गया और तेजी से चिल्लाकर बोला, अरे सब लोग सुनो, छोटी मालकिन आ गई है। हरिया की बात सुनकर सब नौकर अपना काम छोड़कर उसके पास आए। तभी उनमें से सबसे ज्यादा उम्र की लेडी बाहर आई और उससे पूछा, ए हरिया, तू सच कह रहा है आर्या बिटिया आ गई? हरिया उस लेडी से बोला, हाँ काकी, आर्या बिटिया आ गई है, वो बाहर है। अब मैं ये खबर बड़े मालिक को सुना कर आता हूँ, वो बहुत खुश हो जाएंगे। फिर वो वहाँ से जल्दी से आर्या के दादू के रूम की तरफ चला गया। हरिया की बात सुनकर काका वहाँ पर खड़े सब लोगों से बोले, जल्दी से सब काम करो। सबके जाने के बाद काकी एक लड़की को आवाज देती है, रमा, ओ रमा। काकी की आवाज सुनकर रमा जो ऊपर वाली मंजिल पर ही अपने कमरे में थी वो भागती हुई उनके पास आई और उनसे पूछा, क्या हुआ अम्मा, क्यों चिल्ला रही हो? रमा ये काकी की नातिन थी। इनके मम्मी पापा की मौत आर्या की मम्मी के साथ ही हो गई। तब से आर्या के दादू ने भी इसको आर्या की तरह ही पाला था। इनको वो अपनी बड़ी नातिन मानते थे। मैंशन के सभी लोग भी रमा की बहुत इज्जत करते थे और प्यार से उनको बड़ी मालकिन बुलाते थे। ये इस समय ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थी। सांवला रंग, बड़ी बड़ी आंखें और मासूम सा चेहरा। आर्या और नंदू को बहुत प्यार करती थी, खासकर आर्या तो इनकी जान थी। काकी बोली, अरे रमा, आर्या बिटिया आ गई है। आर्या नाम सुनते ही रमा की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत पूछा, आप सच कह रही हो अम्मा, छोटी आई है? काकी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। काकी के हाँ करते ही रमा भागकर मैंशन के गेट की तरफ चली गई। काकी चिल्लाकर उससे बोली, अरे संभल कर, गिर जाएगी। काकी की बात सुनकर रमा बोली, अम्मा आज तो मुझे छोटी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, कितने दिन हो गए उसको देखे बिना। इतना कहकर वो बाहर निकल गई क्योंकि इस समय उसको तो बस अपनी छोटी के पास जाना था। मैंशन को देखकर आर्या को अपना बचपन याद आ गया जिसमें वो अपनी मम्मी के पीछे उनकी साड़ी का पल्लू पकड़े घूमती रहती थी। ये सोचकर ही उसकी आंखों में नमी आ गई जिसको उसने बहुत आसानी से छुपा लिया। तभी उसको काका की आवाज फिर से सुनाई दी। काका की आवाज सुनकर आर्या अपनी सोच से बाहर आई। आर्या बोली, ओ सॉरी काका, वो शायद मैं कुछ सोच रही थी इसलिए आपकी आवाज सुन नहीं पाई। फिर वो अपना सामान कार से बाहर निकालने लगी। तभी उससे काका बोले, बेटा तुम ये रहने दो, घर में इतने सारे नौकर हैं, कोई ना कोई निकाल लेगा। अगर बड़े साहब को पता चला कि आप अपना सामान खुद उठाकर लाई हैं तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। काका की बात सुनकर आर्या उनसे बोली, अरे काका, दादू कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि दादू जानते हैं कि मैं अपना काम खुद करती हूँ, इसलिए आप साइड में खड़े हो जाओ। काका उससे बोले, तुम बिल्कुल नहीं बदली बेटा। आर्या मुस्कुराकर बोली, जो बदल जाए वो आर्या नहीं काका। और मुस्कुराते हुए अपना और नंदू का सामान उठाने लगी। तभी मैंशन के बाहर एक कार आकर रुकी और उस कार से नंदू बाहर निकली। नंदू मैंशन के अंदर आकर भाग के आर्या के गले लग गई और उससे बहुत प्यार से बोली, सॉरी यार, वो कुछ बहुत जरूरी काम याद आ गया था, इसलिए तुझे एयरपोर्ट पर अकेले छोड़कर जाना पड़ा, वरना मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। तभी आर्या ने नंदू को अपने गले से अलग किया। नंदू ने देखा कि आर्या इस वक्त बहुत गुस्से में अपना मुंह फुलाए खड़ी थी। नंदू की बात सुनकर आर्या ने उससे ठंडे लहजे में कहा, आप कौन है बहन जी, क्या मैं आपको जानती हूँ? मुझे लगता है कि मैं आज पहली बार आपसे मिल रही हूँ। आर्या की बात सुनकर आसपास खड़े सभी लोग हंसने लगे, लेकिन जैसे ही आर्या ने गुस्से से उनकी तरफ देखा वो सब चुप हो गए और अपना काम करने लगे। वहीं जब नंदू ने आर्या को गुस्से में देखा तो मुस्कुराकर बड़बड़ाई, घुटन। तभी आर्या ने नंदू की तरफ देखकर कहा, मुझे सब सुनाई दे रहा है। नंदू ने धीरे से जवाब दिया, हाँ तो तुझे सुनाने के लिए तो बोला है। नंदू का बड़बड़ाना सुनकर आर्या ने उसकी तरफ घूरकर देखा। माहौल में एक अजीब सा तनाव छा गया। नंदू समझ गई कि अब मामला गंभीर था। नंदू आर्या के पास जाकर बोली, अरे यार अब तो माफ कर दे, लेकिन ऐसे गुस्सा मत हो, तुझे पता है ना मुझे अच्छा नहीं लगता जब तू चुप हो जाती है। आर्या ने गुस्से में नंदू की तरफ देखा और सारा सामान कार की डिक्की से निकालकर नंदू के पास रख दिया। फिर उससे खड़ी आवाज में बोली, अगर चाहती है कि मैं तुझसे बात करूं तो ये सारा सामान उठाकर अंदर ला। इतना कहकर वो अंदर चली गई। इतना सारा सामान देखकर नंदू का मुंह बन गया और वो गुस्से में बड़बड़ाई, तू हमेशा मुझसे ही सारा सामान क्यों उठवाती है? मजबूरी में नंदू सारा सामान उठाकर आर्या के पीछे जाने लगी। वहीं दूसरी तरफ आर्या मैंशन के अंदर जा ही रही थी तो उसके सामने रमा खड़ी हुई दिखाई दी। रमा को देखकर आर्या बहुत खुश हो गई और जोर से चिल्लाकर बोली, रमा दी, मैंने आपको बहुत सारा मिस किया, और भागकर उसके गले से लग गई। रमा ने भी आर्या को कसकर अपने गले से लगा लिया और उससे प्यार से कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया बच्चा। रमा ने आर्या के बाल सहलाते हुए कहा, अब तुम शिमला आ ही गई हो तो अब से मेरे साथ मेरे रूम में ही रहना। मैंने भी दादू से कहकर अपना ट्रांसफर यहीं शिमला के एक कॉलेज में करा लिया है। उसी कॉलेज में दादू ने तुम्हारा भी एडमिशन करा दिया है। अब से हम साथ साथ जाया करेंगे जिससे हमें थोड़ा सा टाइम साथ बिताने का मौका भी मिल जाएगा। रमा की बात सुनकर आर्या ने खुशी से कहा, ये आपने बिल्कुल सही किया थी, मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ और आपको अपनी शैतानियों से थोड़ा सा परेशान करना चाहती हूँ। फिर क्या आपकी शादी हो जाएगी और मैं आपको परेशान कैसे करूंगी? फिर तो आपको जीजू ही परेशान करेंगे। आर्या की बात सुनकर रमा ने उसके सर पर चपत लगाई और हंसते हुए बोली, पागल कहीं की, मुझे शादी नहीं करनी है, मैं तो दादू के पास रहूंगी और अपनी स्टडी पूरी करके बिजनेस में दादू की मदद करूंगी। रमा और आर्या अभी बातें कर ही रही थी कि तभी गुस्से में आती हुई नंदू आर्या से टकरा गई। सारा सामान आर्या के पैर के पास गिर गया, लेकिन आर्या ड्रामा करते हुए जोर से चिल्लाई, मर गई पागल लड़की, तूने ये सब जानबूझ के किया ना? आर्या की आवाज सुनकर नंदू का ध्यान उस पर गया। उसे लगा कि आर्या को चोट लग गई है तो उसने सारा सामान वहीं छोड़कर आर्या का पैर पकड़कर घबराते हुए कहा, सॉरी आर्या, वो गलती से हो गया। रमा भी आर्या को देखकर उसके पैर पर अपने पैर से मालिश करने लगी। उसे लगा कि आर्या को चोट लग गई है। रमा और नंदू ने चिंतित होकर पूछा, ज्यादा चोट लगी है क्या? नंदू की नजर जैसे ही आर्या के चेहरे पर गई तो उसकी मुस्कान देखकर वो उसका पैर छोड़ देती है और झुंझलाकर बोली, मुझे तो पहले समझ जाना चाहिए था, तेरे जैसी शैतान को कभी चोट नहीं लग सकती। नंदू की बात सुनकर रमा ने भी आर्या को देखा। आर्या ने उनको थोड़ी देर देखा, फिर हंसकर बोली, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। आर्या को हंसते हुए देखकर नंदू ने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाया और वहां से जाने लगी। जाते हुए आर्या से कहा, तू मुझे परेशान करती रहती है ना, लेकिन तू चिंता मत कर, एक दिन मैं तुझसे सारा बदला जरूर लूंगी।
नंदू बदले की धमकी देकर चली तो गई थी, लेकिन उसकी चाल देखकर साफ था ये जंग कम और कॉमेडी शो ज्यादा होने वाला था। नंदू मुंह फुलाकर मैंशन के अंदर चली गई। वहीं रमा ने आर्या के कान पकड़ते हुए कहा, छोटी तू बहुत शरारती हो गई है, तुझे नंदू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आर्या ने हंसते हुए कहा, दीदी ये सब तो हमारा रोज का है और वैसे भी वो कोई गुस्सा नहीं है, आप चलो हमें दादू से भी मिलना है। इस तरह रमा और आर्या भी मैंशन के अंदर आ गए। मैंशन के अंदर आने पर उन्होंने देखा कि नंदू सोफे पर बैठकर सैंडविच खाने में बिजी थी, जो काकी ने उसके लिए बनाई थी। आर्या नंदू के हाथ में पकड़ी हुई सैंडविच को बहुत ध्यान से देख रही थी। आर्या को देखकर नंदू ने पूरी सैंडविच को हाथ में कसकर पकड़ लिया और चेतावनी देते हुए कहा, अपनी नजरें मेरी सैंडविच से दूरी रखना, इसमें से मैं तुझे कुछ भी नहीं दूंगी। आर्या नंदू के पास आती हुई चैलेंज देते हुए बोली, तो मत दे, मैं कौन सा तुझसे मांग रही हूँ, क्योंकि मैं तुझसे छीन कर खाऊंगी। इतना कहकर आर्या ने नंदू से उसकी सैंडविच छीनने की कोशिश शुरू कर दी। आर्या से अपनी सैंडविच बचाने के लिए नंदू पूरे हॉल में भागने लगी। नंदू के पीछे आर्या उसकी सैंडविच छीनने के लिए दौड़ने लगी। उन दोनों को भागते हुए देखकर रमा ने अपना सर हिलाया और कहा, ये दोनों कभी नहीं सुधर सकती, हमेशा चूहे बिल्ली की तरह लड़ाई करती रहती है। तभी काकी उसके पास आ गई और मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, आज इन दोनों की वजह से ही ये घर घर लग रहा है, वरना हमेशा तो यहाँ पर शांति ही रहती है। वो दोनों पूरे हॉल का कबाड़ा कर रही थी। पूरे हॉल में सारा सामान इधर से उधर फेंक फेंक कर वो भाग रही थी। हॉल में हंसी और चहल पहल का माहौल था। काकी की बात सुनकर रमा ने कहा, अम्मा आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आज इन दोनों के आने से इस घर में रौनक वापस आ गई है। फिर वो दोनों आर्या और नंदू की शरारतें देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ हरिया भागकर बड़े साहब के कमरे में गया और बाहर से दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक रौबदार आवाज आई, आ जाओ हरिया। हरिया ने दरवाजा खोला और अंदर जाकर बड़े साहब से कहा, बड़े साहब छोटी मालकिन आ गई है और उनके साथ नंदू बिटिया भी आई हुई है। बड़े साहब कुछ काम कर रहे थे। हरिया की बात सुनकर उन्होंने अपना काम रोक दिया और पूछा, तू सच कह रहा है हरिया? हरिया ने हाँ में सर हिलाया। दादाजी ने तुरंत अपना सारा काम छोड़ा और ऊपर उठकर बाहर की तरफ चल दिए। नंदू और आर्या एक दूसरे के पीछे भागने में लगी पड़ी थी। उन्हें देखकर सब लोग हंस रहे थे। तभी हॉल में एक रौबदार आवाज गूंजी, क्या हो रहा है यहाँ, और ये घर को क्या कबाड़ खाना बना दिया है? ये आवाज सुनकर आर्या और नंदू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक शरारती मुस्कान दी। तभी आर्या जल्दी से भागकर सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। आर्या को भागते देखकर नंदू भी उसके पीछे दौड़ने लगी। भागते भागते नंदू आर्या से आगे निकल गई। तेज रफ्तार की वजह से आर्या का पैर फिसल गया। वो गिरने ही वाली थी कि उसे देखकर रमा की चीख निकल गई। वो तेजी से चिल्लाई, छोटी। रमा की आवाज सुनकर नंदू पीछे मुड़ी तो उसे आर्या गिरती हुई दिखाई दी। नंदू ने उसे झट से पकड़ लिया और घबराकर पूछा, तू ठीक है ना? आर्या को गिरता देखकर सब घबरा गए और उसके पास आए। सबने परेशान होकर कहा, ऐसा क्यों करती हो, अभी चोट लग जाती तो? सबको इतना परेशान देखकर आर्या ने नंदू से मुंह बनाते हुए कहा, देखा तेरी वजह से सब परेशान हो गए, क्या जरूरत थी तुझे मुझसे आगे भागने की? तभी दादू ने आर्या से कहा, आर्या बेटा तुम नंदू से कैसे बात कर रही हो, उसने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें गिरने से बचाया है। दादू की बात सुनकर आर्या ने अपना मुंह फुला लिया और आंखों में आंसू लाकर बोली, दादू आपने मुझ पर गुस्सा किया, मुझे कोई भी प्यार नहीं करता, सब बस नंदू को ही प्यार करते हैं, सब उसकी साइड लेते हैं। आर्या की नौटंकी दादू समझ गए। उन्होंने उसे परेशान करने के लिए कहा, हाँ क्यों नहीं लेंगे, अपनी नंदू बिटिया की साइड ही लेंगे, वो तुमसे समझदार है, अगर वो तुम्हारे साथ ना हो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। दादू की बात सुनकर नंदू उनके गले लग गई और बोली, दादाजी एक आप ही है जो मुझे प्यार करते हैं, वरना सबके सब तो इस आर्या के पीछे पागल है। इतना कहकर उसने आर्या को चिढ़ाते हुए जीभ निकाल कर दिखाई। नंदू के सर पर दादू का हाथ फेरता देखकर आर्या ने मुंह बना लिया और बोली, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। उसकी नौटंकी देखकर सब हंसने लगे। दादू ने प्यार से कहा, आजा मेरा बच्चा, तुझे भी तो हम बहुत प्यार करते हैं। आर्या भागकर अपने दादू के गले लग गई। नंदू और आर्या को दादू के गले लगा देखकर काकी और रमा की आंखों में भी आंसू आ गए। तभी दादू की नजर रमा पर गई। उन्होंने रमा को अपने पास बुलाते हुए कहा, रमा बिटिया तुम दूर क्यों खड़ी हो, तुम भी आ जाओ। दादू की बात सुनकर रमा भी उनके गले लग गई। तीनों को गले लगाते हुए दादू ने कहा, तुम तीनों मेरा गुरूर हो, हमेशा ये बात ध्यान रखना, ठीक है? फिर उन्होंने हॉल को देखकर कहा, देखो तो जरा, आते ही तुम दोनों ने सारा सामान इधर उधर कर दिया, अपनी शैतानी यहाँ आते ही शुरू कर दी। दादू की बात सुनकर घर के सब लोग हंसने लगे। दादू ने आर्या, रमा और नंदू को हंसते हुए देखकर कहा, हमेशा ऐसे ही खुश रहो मेरे बच्चों। फिर काकी की तरफ देखकर बोले, बहन जी आप हॉल सही करवा दीजिए, तब तक हम गार्डन में अपनी तीनों राजकुमारियों से बात करते हैं। दादू आर्या, नंदू और रमा को लेकर बाहर चले गए। काकी ने घर के बाकी लोगों के साथ मिलकर हॉल साफ करवा दिया। गार्डन में आकर दादू ने आर्या, नंदू और रमा से कहा, बेटा हमने यहाँ के सबसे फेमस कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करा दिया है, तुम्हारी क्लासेस जल्द शुरू होने वाली हैं, तो तैयारी कर लीजिए। और रमा बेटा तुम नंदू और आर्या को लेकर मार्केट चले जाना, वहाँ से तुम तीनों अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लेना, क्योंकि 2 दिन बाद आर्या का बर्थडे है और हमने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है और इस पार्टी में पूरे शहर के जाने माने लोग आने वाले हैं। दादू रुके और फिर मुस्कुराते हुए बोले, वैसे आर्या की बर्थडे पार्टी में तुम लोगों के लिए सरप्राइज भी है। दादू की बात सुनकर आर्या ने हंसते हुए कहा, ऐसे दादू सरप्राइज है तो कहीं आप मेरे लिए दादी तो नहीं लाने वाले? आर्या की बात सुनकर नंदू और रमा को हंसी आ गई। दादू ने प्यार से कहा, हमारी छोटी शैतान, तुम इस उम्र में हमारी शादी के बारे में सोचती हो, बहुत शरारती हो गई हो तुम, लगता है तुम तीनों की शादी एक साथ करानी होगी। दादू की बात सुनकर आर्या ने मुंह बना लिया और दादू के गले लग गई। नंदू और रमा भी दादू के गले लगते हुए बोली, हमें भी शादी नहीं करनी, हमें हमेशा आपके साथ रहना है। उन तीनों को इतना इमोशनल होते देखकर दादू ने टॉपिक बदलते हुए कुछ ऐसा कहा जिससे तीनों हैरान रह गए। ठीक है अब तुम तीनों रोने मत लगो, अगर मुझे ही परेशान करना है तो फिर उसके लिए एनर्जी चाहिए, वो तो डिनर से आएगी, तो जल्दी से डिनर करना। फिर वो चारों अंदर आ गए। दादू ने काकी से कहा, बहन जी डिनर लगवा दीजिए और आप सब लोग भी खाना खा लीजिए। दादू ने आर्या, रमा और नंदू को इतना इमोशनल देखा तो टॉपिक बदल दिया था। उन्होंने कहा, ठीक है अब तुम लोग रोने मत लगो, अगर मुझे ही परेशान करना है तो फिर उसके लिए एनर्जी चाहिए और वो तो डिनर से ही आएगी, तो चलो जल्दी डिनर करने। फिर वो चारों लोग अंदर आ गए। दादू ने काकी से कहा, बहन जी डिनर लगवा दीजिए और आप सब लोग भी खाना खा लीजिए। तभी घर के सभी नौकरों ने दादू से कहा, बड़े मालिक बहुत दिनों बाद छोटी मालकिन, बड़ी मालकिन और नंदू बेटी आई है, हम सब लोगों ने अपने हाथों से परोसकर खाना खिलाना चाहते हैं। उनकी बात सुनकर दादू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है हम लोगों को खाना परोसने के बाद आप लोग भी खाना खा लीजिएगा। सब लोग उनकी बात सुनकर खुश हो गए। उन सबको खुश देखकर दादू भी खुश हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि उनके घर के नौकर उनके लिए नौकर नहीं बल्कि उनके फैमिली मेंबर्स थे। वो सभी उनकी तीनों राजकुमारियों को बहुत प्यार करते थे। सब लोगों ने नंदू, आर्या, रमा, दादू और काकी को खाना परोसना शुरू किया। खाना खाते हुए आर्या ने दादू से कहा, दादू मजा आ गया, बहुत दिनों बाद घर का खाना नसीब हुआ है और वो भी काकी के हाथ का। आर्या की बात सुनकर नंदू ने उससे कहा, जहाँ का भी तुझे खाना पसंद आता है तो हमेशा से यही बोलती है, वैसे एक बात तो तूने सही कही, घर के खाने की बात ही कुछ और है और हमारी काकी के हाथों में तो जादू है, जादू। काकी उन दोनों की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। सभी लोगों ने डिनर किया और अपने अपने रूम में चले गए। आर्या, रमा और नंदू तीनों रमा के ही रूम में चली गई। वो बहुत देर तक मस्ती करती रही। फिर जब देखा कि ज्यादा टाइम हो गया तो वो लोग सो गए। वहीं दूसरी तरफ दादू अपने रूम में आए और वकील को फोन लगाया। उन्होंने कहा, 2 दिन बाद तुम्हें मैंशन आना है, क्योंकि आर्या परसों 18 साल की हो जाएगी। उसके 18 साल पूरे होने से पहले हमें अपनी वसीयत में कुछ बदलाव करने हैं, इसलिए तुम कल ध्यान से मैंशन आ जाना। तुम समझ रहे हो ना, इसलिए कल मैंशन आ जाना।
इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। फोन काटने के बाद दादू ने खुद से कहा, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी जो अपनी बेटी की शादी तुमसे करा दी। हम जानते थे तुम कभी हमारी पोती को अपनी बेटी का प्यार नहीं दोगे। हमारे बेटे की मौत के बाद हमने तुम्हें अपना बेटा समझा था, लेकिन तुम ही हमें धोखा दे रहे थे। कोई बात नहीं, जो दर्द तुम्हारे साथ रहकर हमारी बेटी को मिला है वो दर्द हम भूल नहीं पाएंगे। वो अपने बेड पर लेट गए। कुछ सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। सुबह के समय दादू नीचे हॉल में बैठे हुए थे। उन्होंने हरिया से पूछा, हरिया, हमारी राजकुमारियों की नींद खुली या नहीं? हरिया ने दादू से कहा, बड़ी मालिक सुबह ही जाग गई हैं और वो मॉर्निंग वॉक पर गई हैं। छोटी मालकिन और नंदू बिटिया अभी भी सो रही हैं। आप बोले तो छोटी मालकिन और नंदू बिटिया को जगा दूं? हरिया की बात सुनकर दादू ने कहा, नहीं अभी नहीं, दोनों को सोने दो, तब तक रमा भी आ जाएगी, तब उन्हें जगा देना। फिर उन्होंने काकी से कहा, बहन जी तब तक आप हमारी तीनों राजकुमारियों की पसंद का नाश्ता बना लीजिए। इतना कहकर वो अपने कमरे में चले गए। काकी भी रसोई में चली गई। रमा टहलकर घर आ गई। उसने हरिया से पूछा, काका अभी नंदू और आर्या जाग गए क्या? हरिया काका ने उनसे कहा, बड़ी मालकिन आपको घर की शांति देखकर लग रहा है कि वो दोनों अभी जागी होंगी। रमा हरिया की बात सुनकर हंसने लगी। उसने कहा, कोई बात नहीं काका, हम उन दोनों को जगा देते हैं। वो अपने रूम की तरफ चली गई जहां नंदू और आर्या सो रही थी। रमा रूम में गई तो देखा कि आर्या नंदू के मुंह पर अपने दोनों पैर रखे हुए सो रही है। वहीं नंदू उसके पैर पर बार-बार हाथ मार रही थी और फिर सो जाती थी। रमा को ये देखकर हंसी आ गई। उसने मन ही मन कहा, ये दोनों बच्चों की तरह सोती है। फिर वो आर्या के पास गई और बोली, बेटा उठ जा, सुबह हो गई। आर्या ने रमा की बात सुनकर कहा, सोने दो ना आंटी। ये कहकर वो फिर से सो गई। रमा नंदू के पास गई और उसे भी जगाया। उसने कहा, नंदू तू तो उठ जा। नंदू ने रमा की बात सुनकर कहा, मुझे भी थोड़ी देर सोने दो ना जी। जब रमा को काफी देर उन दोनों को जगाते हो गई लेकिन वो दोनों नहीं जागी, तब रमा को एक आइडिया आया। वो दूर जाकर खड़ी हो गई। फिर उसने तेज आवाज में कहा, अरे दादू आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जैसे ही सोती हुई आर्या और नंदू ने दादू का नाम सुना, दोनों झटके से उठकर बैठे। दादू के आने की बात सुनकर उन दोनों की नींद भाग गई। वो दोनों आंखें बंद किए ही बोलने लगी, दादू दादू हम सो नहीं रहे थे, हम तो जाग गए। लेकिन जब उन्होंने सामने आंखें खोलकर देखा तो रमा को अपनी आंखों के सामने हंसते हुए पाया। वो दोनों समझ गई कि रमा ने उन दोनों को बेवकूफ बनाया है। वो दोनों रमा से बोली, आप शैतानी करने लगी, आप बड़ी है, ये सब आपको शोभा नहीं देता। रमा ने उन दोनों से मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी जब तुम दोनों को परेशान करने का मन करता है तो थोड़ा हम भी शरारत कर लेते हैं। आर्या और नंदू अपना मुंह बनाते हुए रमा से बोली, दी आप कब से शैतानी करने लगी? आप बड़ी हो ना, तो ये सब आपको नहीं करना चाहिए। शैतानी करने का डिपार्टमेंट तो हम दोनों का है। उन दोनों का फूला हुआ मुंह देखकर रमा को हंसी आ गई। रमा मुस्कुराते हुए बोली, हम शैतानी क्यों नहीं कर सकते? तुम दोनों से किसने कह दिया कि बड़े लोग शैतानी नहीं करते? जब भी हमारा मन करेगा हम तुम्हें परेशान करेंगे और फिर इसी बहाने तुम दोनों के साथ थोड़ी शरारत भी कर लेते हैं। इतना कहकर रमा हंसने लगी। उसे हंसते देखकर आर्या और नंदू भी हंस पड़ी और प्यार से बोली, दी आप ऐसे ही हमेशा हंसती रहा करो, इसके लिए तो हम 1000 बार भी उल्लू बनने को तैयार हैं। उन दोनों की बात सुनकर रमा ने कहा, तुम दोनों सच में पागल हो, अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, दादू तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर रमा वहां से चली गई। रमा के जाते ही आर्या और नंदू भागकर बाथरूम की तरफ लपकी। वहीं दूसरी तरफ अर्नब ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे हॉल में आया और अपने ऑफिस के लिए निकलने लगा। तभी उसे कुछ याद आया। उसने अपने बटलर से कहा, जब आदित्य घर वापस आए तो उसे ऑफिस भेज देना। इतना कहकर वो अपने मैंशन से बाहर निकल आया। बाहर आकर उसे रोहन खड़ा हुआ दिखाई दिया। रोहन को देखकर अर्नब ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्नब की आवाज सुनकर रोहन थोड़ा घबरा गया और हकलाते हुए बोला, सर गुड मॉर्निंग। रोहन की गुड मॉर्निंग सुनकर अर्नब ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम गुड मॉर्निंग ही बोलने यहाँ आए हो? रोहन और घबरा गया। उसने जल्दी से कहा, नहीं सर वो मैं आपको बताने आया था, आपने जो मिस्टर वर्मा के बारे में पता करने को बोला था मैंने वो सब पता कर लिया है। उनकी तरफ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम उनके साथ प्रोजेक्ट साइन कर सकते हैं। रोहन का जवाब सुनकर अर्नब ने अपना सर हाँ में हिलाया। फिर कुछ सोचकर बोला, मिस्टर वर्मा के भाई का क्या हुआ? अर्नब की बात सुनकर रोहन ने कहा, सर मिस्टर वर्मा का भाई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, इसलिए आदित्य सर के कहने पर हमने उसे उठा लिया है। इस समय वो आदित्य सर की निगरानी में है। आदित्य के बारे में सुनकर अर्नब ने पूछा, वो कब आया? रोहन ने जवाब दिया, सर आदित्य सर कल रात ही आ गए थे, लेकिन वो घर आने के बजाय हमारी सीक्रेट प्लेस पर चले गए थे। उन्होंने आपके लिए मैसेज दिया है कि वो आपसे ऑफिस में ही मिलेंगे। अर्नब ने कहा, ठीक है। फिर उसे कुछ याद आया और वो बोला, मैंने तुम्हें उस लड़की के बारे में पता करने के लिए बोला था, तुमने पता किया? उसकी बात सुनकर रोहन ने कहा, सर मैंने उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है। फिर अर्नब की तरफ एक फाइल बढ़ाते हुए बोला, सर ये रही वो फाइल जिसमें उनके बारे में सारी जानकारी है। अर्नब ने उस फाइल को देखते हुए रोहन से कहा, इसे कार में रख दो, मैं इसे ऑफिस में जाकर देखूंगा। फिर वो जाकर कार में बैठ गया। अर्नब के कार में बैठने के बाद रोहन भी आकर ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठ गया और ड्राइवर ने कार स्टार्ट करके ऑफिस की तरफ निकाल दी। जैसे ही अर्नब ऑफिस में एंटर हुआ, सभी एम्प्लॉइज ने उसे ग्रीट किया, लेकिन वो बिना किसी की तरफ देखे सीधा अपने कैबिन की तरफ चला गया। जैसे ही वो अपने कैबिन में एंटर हुआ, उसे सामने सोफे पर आदित्य बैठा हुआ देखा। अर्नब ने उसकी तरफ एक नजर देखा और फिर सीधा सीईओ की चेयर की तरफ चला गया। आदित्य ने खुद को इतनी बेरुखी से इग्नोर होते देख अपना मुंह बना लिया। वो कुछ कहने ही वाला था कि उसकी नजर अर्नब पर गई। अर्नब ने अपना कोट उतारकर कुर्सी पर टांग दिया और फिर बैठकर टेबल पर रखी बेल को प्रेस कर दिया। बेल की आवाज सुनते ही रोहन तेजी से कैबिन में दाखिल हुआ। उसने घबराहट में कहा, बिग बॉस आपने बुलाया? अर्नब ने गुस्से से रोहन की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। अर्नब ने दहाड़ते हुए कहा, मैंने तुम्हें क्या बताया था? जब मैं अपने कैबिन में नहीं हूँ तो तुम्हें क्या करना है? अर्नब का चेहरा इतना डरावना लग रहा था कि रोहन की सांसें तेज हो गई। उसने घबराकर कहा, सर आपने बताया था कि जब आप कैबिन में ना हो तो कोई भी बिना आपकी परमिशन के अंदर नहीं आ सकता, चाहे वो आदित्य सर ही क्यों ना हो। अर्नब ने गुस्से में कहा, तो फिर ये किसकी इजाजत से मेरे कैबिन में बैठा है? इसने एक बार भी तुमसे पूछा? अर्नब की बात सुनकर आदित्य सोफे से उठ खड़ा हुआ और हैरानी से कहा, भाई अब क्या मुझे आपके कैबिन में आने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी? लेकिन अर्नब ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने रोहन से कहा, अभी इसी वक्त से मेरे कैबिन से बाहर निकालो और जैसे बाकी सब नौकर के आते हैं वैसे ही अगर कायदे से आएगा तो अंदर आ सकता है, वरना अपने कैबिन में जाकर बैठे। अर्नब की बात सुनकर रोहन भी चौंक गया, लेकिन अर्नब के गुस्से को देखकर वो फौरन आदित्य के पास पहुंचा। रोहन ने धीमी आवाज में कहा, सर प्लीज आप अभी कैबिन के बाहर चले जाइए, वरना बिग बॉस का गुस्सा हम दोनों पर टूट पड़ेगा और आप जानते हैं उनका गुस्सा झेलना मौत को ताकत देना है। रोहन की बात सुनकर आदित्य ने अर्नब की तरफ देखा। अर्नब की आंखों में जो गुस्सा था उसे देखकर आदित्य भी सहम गया। उसने चुपचाप सर हिलाया और रोहन के साथ कैबिन से बाहर चला गया। दोनों के जाने के बाद ही अर्नब का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसने लैपटॉप खोला और ऑफिस के काम में डूब गया। कैबिन से बाहर आकर आदित्य और रोहन ने राहत की सांस ली। आदित्य ने रोहन से कहा, आज भाई इतने गुस्से में क्यों है? तुमने उन्हें बताया नहीं कि मैं मिलने आऊंगा? रोहन ने कहा, सर मैंने बताया तो था कि आपकी जरूरी मीटिंग है, लेकिन 3 दिन से ऑफिस ना आने की वजह से वो गुस्से में है और आप तो जानते हैं बिग बॉस के गुस्से से मैं कितना डरता हूँ। आदित्य ने कहा, हाँ ये तो सच है, उस राक्षस के गुस्से से मुझे भी डर लगता है। पता नहीं कब क्या आदेश सुना दे। वैसे भी जब गलती की है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। मेरे भी क्या दिन आ गए हैं, अपने ही भाई के कैबिन में जाने के लिए इजाजत लेनी पड़ रही है।
ये कहकर आदित्य ने सर हिलाया और कैबिन के दरवाजे पर नॉक किया। पहली बार नॉक करने पर कोई जवाब नहीं आया। आदित्य ने दोबारा नॉक किया। थोड़ी देर बाद अंदर से अर्नव की आवाज आई, अंदर आ जाओ, बार-बार नॉक करने की जरूरत नहीं है। अर्नव की आवाज सुनकर आदित्य कैबिन में चला गया। रोहन बाहर ही खड़ा रहा। अंदर जाकर आदित्य अर्नव की कुर्सी के सामने आकर खड़ा हो गया और उसे घूरने लगा। अर्नव ने अपनी नजरें लैपटॉप से हटाकर गुस्से में कहा, तुझे कोई काम नहीं है या बस ऐसे ही खड़े होकर मुझे घूरना है? अर्नव की आवाज में गुस्सा था। आदित्य ने कहा, भाई आप मुझ पर ऐसे गुस्सा मत किया करिए, आपके गुस्से की वजह से किसी दिन मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा और फिर मेरा मरना पक्का है। आदित्य के मुंह से मरने की बात सुनते ही अर्नव का पारा चढ़ गया। वो झटके से खड़ा हुआ और आदित्य के गले को पकड़कर दीवार से सटा दिया और गुर्राते हुए कहा, आज के बाद अगर तूने मरने की बात अपने मुंह से निकाली तो तेरे हार्ट अटैक से मरने से पहले मैं तुझे खुद अपने हाथों से मार डालूंगा। अर्नव की आंखों में खौफनाक गुस्सा था। आदित्य ने घबराकर मासूम चेहरा बनाया और धीमी आवाज में कहा, भाई गले में दर्द हो रहा है। आदित्य की आवाज सुनकर अर्नव ने तुरंत उसका कॉलर छोड़ दिया। अर्नव ने चिंता से पूछा, ज्यादा लगी तो नहीं? दर्द हो रहा है क्या? अर्नव ने देखा कि आदित्य की गर्दन पर लाल निशान पड़ गए हैं। उन निशानों को देखकर अर्नव ने कहा, तू हॉस्पिटल चल, डॉक्टर को दिखाकर मेडिसिन ले आते हैं, वरना निशान रह जाएंगे। लेकिन आदित्य ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। उसने अर्नव का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठा दिया और कहा, भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन पहले ये बताइए आप कैसे हैं? अर्नव ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन तू ये बता 3 दिनों से कहाँ गायब था? पता है ऑफिस का कितना काम पेंडिंग पड़ा हुआ है? अर्नव की बात सुनकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मैं एक मीटिंग में बिजी था इसलिए ऑफिस नहीं आ पाया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज ही अपना सारा पेंडिंग वर्क खत्म कर दूंगा। आदित्य का जवाब सुनकर अर्नव ने कहा, तू ये बता तेरी ये मीटिंग कब तक ऐसे ही चलेगी? खत्म क्यों नहीं कर देता ये सब? अर्नव की बात सुनकर आदित्य बोला, भाई बहुत जरूरी मीटिंग थी वो, अगर मैं वहां पर नहीं जाता तो हमारा बहुत नुकसान हो जाता। आदित्य का जवाब सुनकर अर्नव ने गुस्से में कहा, तूने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? मुझे अच्छे से पता है तेरी मीटिंग कहां होती है और किसके साथ होती है। अपनी हरकतें समय रहते सुधार ले, वरना मैं तुझे सुधारने पर आया तो तू सहन नहीं कर पाएगा। अर्नव का गुस्सा देखकर आदित्य ने कहा, सॉरी भाई, लेकिन आज के बाद अब ऐसी कोई मीटिंग नहीं होगी, क्योंकि अब मुझे ये सब बहुत बोरिंग लगने लगा है, इसलिए आज से ये सब बंद, ये मेरा आपसे वादा है। कहते हुए उसकी आंखों में एक दूसरी चमक आ गई और वो खुद से बोला, क्योंकि अब जो भी होगा मेरी प्रिंसेस के साथ होगा। चल ठीक है, आज पहली बार तूने ये अच्छी बात की है, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि कब तक अपनी बात पर टिका रहता है। अर्नव ने आदित्य को घूरते हुए चेतावनी दे दी थी। उसका जवाब सुनकर आदित्य बोला, नहीं भाई, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे इन सारी चीजों को खत्म करने की एक बहुत ही प्यारी सी वजह मिल चुकी है। इतना कहकर वो आर्या के ख्यालों में खो गया। अपने भाई को यूं किसी के ख्यालों में खोया हुआ देखकर पहली बार अर्नव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने आदित्य से पूछा, आखिर ऐसी कौन सी वजह तुझे मिल गई है जो मेरा भाई एक दिन में ही इतना सुधर गया? अर्नव की आवाज सुनकर आदित्य अपने ख्यालों से बाहर आया और अपने भाई से बोला, भाई वो वजह बहुत ही सुंदर है, मैं कल ही उससे मिला हूँ, वो बहुत ही प्यारी और इनोसेंट है। उसे देखकर ही पहली बार मेरे दिल ने धड़कना शुरू किया। उसे देखकर पहली बार वो फीलिंग आई कि ये लड़की मुझे अपनी जिंदगी में सारी उम्र के लिए चाहिए, क्योंकि यही लड़की मुझे सुधार सकती है। इतना कहकर वो हंस पड़ा। अपने भाई को यूं हंसते हुए देखकर अर्नव भी बहुत खुश हो गया। उसने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू अपनी लाइफ में सेटल होना चाहता है, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। और वो उठकर अपनी कुर्सी पर जाने लगा, लेकिन तभी आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया और कहा, रुकिए भाई, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, ये बहुत जरूरी है। अर्नव ने पूछा, अब क्या जरूरी बात रह गई? आदित्य ने कहा, भाई वो बात जरूरी सिर्फ मेरे लिए ही नहीं आपके लिए भी है। अर्नव ने कहा, मतलब? मैं समझा नहीं। आदित्य ने गंभीरता से कहा, भाई उस लड़की से मुझे पहली नजर में ही प्यार हो गया है, लेकिन आप हमारे काम के बारे में जानते ही हो, इसमें पल पल जान जाने को खतरा होता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ही उसी लड़की से प्यार करें और शादी करें जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। आदित्य की बात सुनकर अर्नव गुस्से से बोला, तू पागल हो गया क्या? किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है? मुझे तुझसे ही उम्मीद नहीं थी। अर्नव का गुस्सा देखकर आदित्य ने शांति से कहा, भाई आप पलट नहीं सकते, हमारे बचपन में क्या हुआ था ये बात आप ही अच्छे से जानते हैं, इसलिए हम दोनों एक ही लड़की से शादी करेंगे। हमारे भविष्य के लिए जरूरी है ये, और मुझे वो लड़की मिल चुकी है, वो बहुत ही प्यारी है भाई, बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह। और जब मुझे मेरी प्रिंसेस से प्यार हो गया है तो आपको भी मेरी प्रिंसेस से प्यार करना पड़ेगा, वरना आप दादू से किया प्रॉमिस भी तोड़ देंगे और मुझे हमेशा के लिए खो देंगे। आदित्य के आखिरी शब्द सुनकर अर्नव परेशान हो गया और उसे समझाते हुए बोला, आदित्य तू समझने की कोशिश कर, कोई भी लड़की कभी भी 2 लड़कों को अपना पति नहीं मानेगी, खासकर तब जब वो माफिया हो। लेकिन आदित्य ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी और उससे कहा, तो ये बात आपको तब सोचनी चाहिए थी जब बचपन में हमारे साथ वो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। अगर आप चाहते हैं इतिहास रिपीट हो तो ठीक है। उसकी नाराजगी बढ़ती जा रही थी। फिर कुछ सोचकर उसने कहा, ये दुनिया बहुत खराब है भाई, वो मेरी मासूम सी प्रिंसेस को अकेले जीने नहीं देगी, इसलिए मैंने सोच लिया है अगर कभी हम दोनों में से किसी एक को कुछ भी हो जाता है तब दूसरा कम से कम उसको संभालने के लिए साथ तो रहेगा, जिससे वो कभी अकेली नहीं होगी। आदित्य की बात सुनकर अर्नव समझ गया कि आदित्य उसकी कोई भी बात नहीं सुनेगा। फिर उसने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, मैंने आज तक तेरी बात नहीं टाली है, लेकिन याद रहे मैं उस लड़की से सिर्फ तेरे लिए जुड़ूंगा। लेकिन क्या वो लड़की हम दोनों को अपना पति मानेगी? अगर उसने मना कर दिया तो तू जिद नहीं करेगा। अर्नव की हाँ सुनकर आदित्य ने खुशी से कहा, भाई क्यों नहीं अपना पाएगी वो हमें? आखिर उसे 2 प्यार करने वाले हस्बैंड जो मिल रहे हैं और मैं जानता हूँ मुझसे ज्यादा तो ईमानदार आप उसके साथ रहेंगे और उसकी हाँ की जिम्मेदारी मेरी है, देखना वो हाँ ही बोलेगी। इतना कहकर आदित्य उसके गले लग गया और बोला, अब से ये पक्का रहा, हम दोनों हमारी प्रिंसेस से ही प्यार करेंगे, किसी और लड़की के बारे में आज के बाद सोचेंगे भी नहीं। आप ये मुझसे प्रॉमिस कीजिए। अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रॉमिस, मैं आज के बाद तुम दोनों के बारे में ही सोचूंगा। अर्नव की बात सुनकर आदित्य ने बनावटी गुस्से से उसकी तरफ देखकर कहा, भाई आप गलत बोल रहे हैं, हम दोनों बस प्रिंसेस के बारे में सोचेंगे। अर्नव ने आदित्य का गुस्सा देखकर हंसते हुए कहा, ठीक है, बस प्रिंसेस के बारे में ही सोचूंगा। अर्नव को हंसते हुए देखकर आदित्य ने मन ही मन कहा, देखा प्रिंसेस, आज तुम्हारी वजह से ही मेरे भाई के चेहरे पर स्माइल आई है, अब ये स्माइल ऐसे ही रहेगी, इसे हम दोनों मिलकर कभी कम नहीं होने देंगे। तभी अर्नव के कैबिन का डोर नॉक हुआ। अर्नव बोला, अंदर आ जाओ रोहन। अर्नव की इजाजत मिलने के बाद रोहन अंदर आया और अर्नव से कहा, सर आपने मैम के बारे में जो जानकारी मांगी थी वो सारी जानकारी इस फाइल में है। आदित्य ने गुस्से में अर्नव से कहा, कि क्या बात हुई भाई, अभी आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप किसी और लड़की के बारे में नहीं सोचेंगे, आप हमारी प्रिंसेस को धोखा नहीं दे सकते। जब हम प्रिंसेस से शादी करेंगे तो हम दोनों के दिल में प्रिंसेस के अलावा किसी और लड़की का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, और आपने किसी और लड़की की जानकारी निकलवाई है, ये गलत बात है, प्रिंसेस पर इसका गलत असर पड़ेगा। क्या सोचेगी वो हम दोनों के बारे में? हमने शादी से पहले ही उसे धोखा दे दिया। इतना कहकर आदित्य ने अपना मुंह फुला लिया। तभी रोहन ने अपने हाथ में पकड़ी हुई दूसरी फाइल को आदित्य की तरफ करते हुए कहा, सर आपने जो जानकारी निकलवाने के लिए बोला था वो इस फाइल में है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इतना कहकर रोहन आदित्य के हाथ में फाइल देने लगा। तभी अर्नव ने उससे पूछा, किस चीज की जानकारी निकलवाई है? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई ये हमारी प्रिंसेस के बारे में जानकारी की फाइल है। आदित्य और अर्नव दोनों जैसे ही फाइल को पकड़ने गए वैसे ही उन दोनों फाइलों में से एक एक तस्वीर नीचे आकर गिर गई। अर्नव जैसे ही फोटो उठाने के लिए झुका, आदित्य ने तेजी से दोनों फोटो एक साथ उठा ली। उसने अर्नव से कहा, भाई ये जिस किसी भी लड़की की फोटो है ना, आप इसे जल्दी से फाड़ दीजिए। फिर कुछ सोचकर बोला, लेकिन पहले मुझे दिखा दो। अर्नव ने उससे कहा, अब इस फोटो को देखने का कोई फायदा नहीं है। ये कहते हुए उसने आदित्य के हाथ से वो फोटो लेकर रोहन को दे दी। तुम इस फाइल और इस फोटो को जला दो, क्योंकि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आदित्य ने झट से अर्नव के हाथ से वो फोटो छीन ली और बोला, अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, मैं भी तो देखूं कि आखिर ऐसी कौन सी लड़की है जिसकी वजह से मेरे भाई को पहली बार किसी लड़की की जानकारी निकलवानी पड़ी है। आदित्य की बात सुनकर अर्नव ने अपना सर हिलाया और खुद से ही बुदबुदाया, ये कभी नहीं सुधर सकता।
आदित्य ने जैसे ही फोटो को अपनी तरफ घुमाया, उसकी नजर आर्या के मासूम चेहरे पर पड़ी। उसने अपने हाथ में पकड़ी दोनों फोटो को गौर से देखा। दोनों फोटो आर्या की थी। ये जानकर वो मुस्कुराने लगा, लेकिन अचानक उसे याद आया कि इसके बारे में जानकारी उनके भाई ने निकलवाई थी। ये सोचकर आदित्य खुशी से अपने भाई के गले लग गया और बोला, भाई मैं आपको बता नहीं सकता मैं आज कितना खुश हूँ। आप मुझे इसके बारे में पहले ही बता देते तो मैं आप पर गुस्सा बिल्कुल नहीं दिखाता। अर्नब को आदित्य की बात समझ में नहीं आई। उसने पूछा, तू कहना क्या चाहता है? मैं समझा नहीं। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, अरे मेरे प्यारे भाई, मैं आपको अब समझाऊंगा नहीं, लेकिन कुछ दिखाऊंगा जरूर। इतना कहकर आदित्य ने आर्या की दोनों फोटो अर्नब के हाथ में रख दी। अर्नब ने उससे पूछा, अब इनका क्या करूं? आदित्य ने इशारे से कहा, देखो ना। अर्नब ने अपने हाथ में पकड़ी दोनों फोटो को पलटकर देखा। जैसे ही उसकी नजर आर्या की एक जैसी दोनों फोटो पर पड़ी, उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। आदित्य ये देखकर मुस्कुराने लगा। दोनों फोटो में आर्या का मासूम हंसता हुआ चेहरा देखकर अर्नब के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे उसने जल्दी से छुपाने की कोशिश की, लेकिन ये मुस्कान आदित्य की नजरों से नहीं बच पाई। आदित्य मन ही मन बोला, फाइनली प्रिंसेस, तुम्हारी वजह से भाई के चेहरे पर स्माइल आने लगी है। अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम ही भाई के गुस्से को अपने प्यार से बदल सकती हो। फोटो को देखते हुए अर्नब से आदित्य बोला, भाई अब क्या हमारी प्रिंसेस को नजर लगाने का इरादा है? इस तरह घूर-घूर कर देख रहे हो? आदित्य की बात सुनकर अर्नब को अजीब लगा। वहीं रोहन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने अपनी मुस्कान छुपा ली क्योंकि वो अर्नब के गुस्से को बहुत अच्छे से जानता था। आदित्य ने दोबारा कहा, वैसे आप इतना शर्माओ मत, आप भी हमारी प्रिंसेस को देख सकते हो, क्योंकि जितना हक उस पर मेरा होगा उतना ही आपका भी होगा। वैसे हमारी प्रिंसेस बहुत सुंदर है ना, जो भी एक बार देखे उसकी नजर नहीं हटेगी। आर्या की फोटो देखते हुए अर्नब ने कहा, ये बात तो तूने ठीक कही। इतना कहकर उसने आर्या की एक फोटो अपने पास रख ली और दूसरी आदित्य की तरफ बढ़ा ली। आदित्य ने उसे अपने पास रखते हुए पूछा, भाई आप प्रिंसेस से कब मिले? अर्नब ने बताया, कल जब अमर ने मुझे उस लड़की के बारे में जानकारी दी थी तो मैं एयरपोर्ट गया था, वहीं तुम्हारी प्रिंसेस से मिला था। फिर अर्नब ने उसे एयरपोर्ट वाली पूरी घटना डिटेल से बता दी। पूरी बात सुनकर आदित्य को हंसी आ गई। वो बोला, अरे वाह, मेरी प्रिंसेस तो भाई की टक्कर की है। चलो कोई तो आया जो भाई से टक्कर ले सकता है। फिर वो दोनों बैठकर आर्या के बारे में जानकारी पढ़ने लगे। जैसे जैसे वो फाइल पढ़ते गए, वैसे वैसे उन दोनों के चेहरे गंभीर होते गए। फाइल पूरी पढ़ने के बाद अर्नब ने गुस्से में रोहन से कहा, प्रिंसेस के पीछे हमारी सीक्रेट बॉडीगार्ड लगा दो, उसको पता नहीं चलना चाहिए। अगर उसे एक भी खरोच आई तो तुम मरने के लिए तैयार रहना। तभी आदित्य ने रोहन से कहा, मुझे प्रिंसेस की हर पल की खबर मिलनी चाहिए और उसकी दोस्त के बारे में भी जानकारी निकलवाओ। रोहन ने आदित्य से कहा, सर मैंने मैडम की सिक्योरिटी कल ही करा दी थी जब आपने मुझे उनके बारे में जानकारी निकालने के लिए बोला था, इसलिए इस बारे में आप टेंशन फ्री रहें। मैंने अपने सबसे बेस्ट सीक्रेट एजेंट को मैडम की सिक्योरिटी के लिए लगा दिया है, उन्हें एक खरोच भी नहीं आएगी। रोहन अब तक समझ चुका था कि आर्या उनकी लेडी बॉस है। रोहन की बात सुनकर अर्नब और आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आदित्य ने कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन अर्नब अभी भी आर्या की फाइल को हाथ में पकड़े कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी रोहन ने कहा, बिग बॉस 2 दिन बाद माफिया की मीटिंग होने वाली है और माफिया किंग होने के नाते आप दोनों का मीटिंग में होना जरूरी है। अर्नब ने कहा, ठीक है हम दोनों पहुंच जाएंगे, अब तुम जा सकते हो। रोहन उन दोनों को ग्रीट करके जाने लगा। तभी अचानक उसका फोन बजने लगा। रोहन ने कॉल रिसीव किया और दूसरी तरफ से कुछ सुना। उसके चेहरे पर तुरंत एक मुस्कान आ गई और उसने कॉल काट दिया। रोहन को मुस्कुराते हुए देखकर आदित्य ने पूछा, क्या हुआ रोहन, किसका कॉल था? रोहन ने जवाब दिया, सर अभी लेडी बॉस के दादाजी के सेक्रेटरी का फोन था। कल शाम को लेडी बॉस की बर्थडे पार्टी रखी गई है जिसमें आप दोनों को इनवाइट किया गया है। वो जानना चाहते हैं कि आप दोनों जाएंगे या नहीं। रोहन की बात सुनकर आदित्य की आंखें चमक उठी। उसने पूछा, कल क्या हमारी प्रिंसेस का जन्मदिन है? रोहन ने अपना सर हाँ में हिलाया। ये देखते ही आदित्य बेहद खुश हो गया और तुरंत अर्नब की तरफ मुड़कर बोला, भाई आपने सुना, कल हमारी प्रिंसेस का जन्मदिन है। आदित्य को इतना खुश होते देखकर अर्नब ने सिर्फ इतना कहा, हाँ सुन लिया, और फिर से अपने लैपटॉप पर ऑफिस का काम करने में बिजी हो गया। अर्नब का इतना नॉर्मल रिएक्शन देखकर आदित्य ने झुंझलाते हुए कहा, क्या भाई आप तो लैपटॉप पे घुसे पड़े हो? अरे कल हमारी प्रिंसेस का जन्मदिन है। जन्मदिन चलिए ना कुछ उसके लिए खरीद कर लाते हैं और कुछ सरप्राइज प्लान करते हैं। हमारी प्रिंसेस से प्यार करने के बाद ये उसका पहला जन्मदिन है, हमें उसके लिए ढंग से एक सरप्राइज प्लान करना ही चाहिए। आदित्य की बात सुनकर अर्नब ने बेरुखी से जवाब दिया, ये काम तो तू अकेले भी कर सकता है, फिर इसमें मेरी क्या जरूरत है? उसकी बात सुनकर आदित्य ने जिद भरे अंदाज में कहा, नहीं भाई प्यार जब हम दोनों से करते हैं तो प्रिंसेस के लिए तैयारी मैं अकेले क्यों करूं? आपका कोई फर्ज नहीं बनता क्या? आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। इतना कहकर आदित्य ने झट से उसके हाथ से लैपटॉप छीनकर टेबल पर रख दिया और बोला, अब आप कोई भी काम नहीं करेंगे और मेरे साथ मॉल चलेंगे, फिर हम दोनों हमारी प्रिंसेस के लिए शॉपिंग करेंगे। इतना कहकर वो जिद करके अर्नब को अपने साथ शॉपिंग मॉल ले जाने में कामयाब हो गया। वहीं दूसरी तरफ रमा, आर्या और नंदू अपना नाश्ता खत्म करके शॉपिंग के लिए निकल चुकी थी। वो शहर के सबसे बड़े मॉल पहुंची जो कपूर ब्रदर्स का था। तीनों मॉल के अंदर दाखिल हो गए। उसी समय आदित्य अर्नब को भी अपने ही मॉल में ले आया था, मतलब कपूर ब्रांच के मॉल में, जहां आर्या, नंदू और रमा भी शॉपिंग के लिए आई हुई थी। अर्नब और आदित्य जैसे ही मॉल में अंदर घुसे, उन्हें देखते ही मॉल का मैनेजर दौड़ता हुआ उनके पास आया और घबराहट में बोला, सर आप यहाँ दोबारा? मैनेजर की बात अधूरी सुनकर आदित्य ने तीखे लहजे में पूछा, क्यों हम यहाँ नहीं आ सकते क्या? मैनेजर के चेहरे पर डर से पसीना आने लगा। वो डरते डरते बोला, सॉरी सर मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ये पूछना चाहता था कि। मैनेजर आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही अर्नब की खतरनाक आवाज गूंज उठी। उसने धमकी भरे अंदाज में कहा, अपना मतलब अपने पास रखो वरना तुम यहाँ से अपने घर जिंदा नहीं जा पाओगे, अब निकलो यहाँ से। मैनेजर की हालत और खराब हो गई। वो तुरंत वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मैनेजर के जाने के बाद अर्नब और आदित्य दोनों गर्ल्स सेक्शन में चले गए और आर्या के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने लगे। लेकिन काफी देर तक वो बहुत सारे ड्रेसेस देखते रहे मगर उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आया। इससे अर्नब का गुस्सा बढ़ने लगा। वो गुस्से में आदित्य से बोला, हमारे मॉल में क्या कुछ भी ढंग का नहीं है? आज के आज यहाँ का सारा सामान बदलवा देना चाहिए। अर्नब का गुस्सा देखकर आदित्य ने समझाते हुए कहा, भाई आप जाकर हमारे रेस्टरूम में आराम करो, मैं तब तक प्रिंसेस के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। तभी अर्नब ने रोकते हुए कहा, तू नहीं जा रहा, ड्रेस बाद में सेलेक्ट कर लेना। आदित्य जैसे ही अर्नब के सवाल का जवाब देने वाला था तभी उसकी नजर नंदू पर पड़ी। नंदू को देखते ही आदित्य ने झटपट अर्नब से कहा, भाई आप चलिए मैं भी आता हूँ। इतना कहकर वो तेजी से उस तरफ चल दिया जहाँ नंदू गई थी। आदित्य के जाने के बाद अर्नब ने खुद से ही बुदबुदाते हुए कहा, ये लड़का मेरी तो समझ में नहीं आता। इतना कहकर अर्नब रेस्टरूम की तरफ चल दिया। आदित्य के जाने के बाद अर्नब ने खींचते हुए कहा, ये लड़का मेरी समझ में नहीं आता, जब भी मैं इसे अपने साथ चलने के लिए कहता हूँ इसे कोई ना कोई काम याद आ जाता है। इतना कहकर अर्नब रेस्टरूम की तरफ चल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ रमा, आर्या और नंदू शॉपिंग करने लगी। आर्या को कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से रमा और नंदू दोनों ही परेशान थी। आर्या उन्हें कुछ भी खरीदने नहीं दे रही थी। तभी आर्या की नजर एक खूबसूरत ड्रेस पर पड़ी। वो भागकर उस ड्रेस को उठा लाई और रमा और नंदू के पास आई। उन दोनों के पास आकर वो बोली, मैंने तो अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट कर लिया है, अब आप दोनों भी कर लो। जैसे ही आप दोनों की शॉपिंग हो जाए तो कुछ और भी ड्रेसेस मेरे लिए खरीद लेना। आर्या की बात सुनकर रमा ने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो हमने सही से कुछ देखा भी नहीं है। लेकिन आर्या ने उसे जवाब नहीं दिया और वो शरारती मुस्कान लिए आगे बढ़ गई। आर्या की आंखों में शरारत देखकर रमा समझ गई कि आर्या कुछ तो खुराफात करने वाली है। इसलिए वो उसके पीछे गई और हाथ पकड़ते हुए बोली, देख अगर तेरे दिमाग में कुछ तूफानी चढ़ रहा है तो उसे अभी यही पूछा, मैं कोई नई मुसीबत नहीं चाहती। रमा की रिक्वेस्ट से आर्या बोली, दी मैं खड़ी खड़ी बहुत थक गई हूँ, इसलिए रेस्टरूम में जा रही हूँ। जैसे ही आप दोनों की शॉपिंग खत्म हो जाए आप मुझे कॉल कर देना। आर्या की बात सुनकर नंदू ने मन ही मन कहा, लो फिर से शुरू हो गई इसकी नौटंकी। वहीं रमा आर्या की बात सुनकर परेशान हो गई। उसने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ छोटी, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आर्या ने बेहद मासूम चेहरा बनाते हुए कहा,
दी, आपने मॉर्निंग में बहुत जल्दी जगा दिया, इसलिए तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। रमा को आर्या की चिंता हो रही थी, इसलिए उसने उसे जाने की इजाजत दे दी। रमा की हाँ सुनते ही आर्या ने एक शैतानी मुस्कान के साथ 2 सेकंड में वहां से गायब हो गई। आर्या के जाते ही नंदू ने रमा से कहा, दी आप कितनी भोली हैं, वो आपको फिर से उल्लू बना गई। वो बिल्कुल ठीक है, रमा ने मुस्कुराते हुए कहा। जानती हूं मैं कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बचपन से उसका अपने बच्चे की तरह ख्याल रखा है, इसलिए उसकी बात टाल नहीं पाती। और ये तो तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो, अगर हम उसे मना भी कर देते तो वो कौन सा मानती। इतना कहकर वो दोनों हंसते हुए शॉपिंग करने लगी। दूसरी तरफ अर्नव रेस्टरूम में पहुंच गया। ये रेस्टरूम खास तौर पर अर्नव और आदित्य के लिए ही बनाया गया था। अर्नव रेस्टरूम के अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। उसने अपना कोट उतारकर पास में रख दिया और अपनी टाई ढीली कर ली। टाई ढीली करके वो सोफे पर सर टिकाकर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसकी बंद आंखों के सामने आर्या का चेहरा घूमने लगा। अर्नव ने झटके से आंखें खोली, फिर कुछ सोचते हुए दोबारा आंखें बंद कर ली। वो मन ही मन बोला, आप देख रहे हो मम्मी पापा, आदित्य की जिम्मेदारी पहले से ही मेरे ऊपर थी, लेकिन दादू के प्रॉमिस की वजह से आपके जिद्दी बेटे ने आर्या की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर ही डाल दी है, बिना ये सोचे समझे कि ये समाज हम तीनों के रिश्ते को कभी नहीं अपनाएगा। उसकी बच्चों वाली जिद की वजह से अब मुझे एक साथ दो बच्चों को संभालना पड़ेगा। अर्नव यही सब सोच रहा था कि तभी उसे लगा जैसे किसी ने रेस्टरूम का दरवाजा खोला है। उसे गुस्सा आ गया। उसने अपनी आंखें खोली और गुस्से से दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन दरवाजे की तरफ देखते ही उसका गुस्सा एकदम से गायब हो गया, क्योंकि सामने आर्या का मासूम चेहरा था। वहीं आर्या इन सबसे बेखबर अपना छोटा सा खरगोश जैसा सर दरवाजे के अंदर लेकर चारों तरफ देख रही थी, जैसे कोई चोर अंदर आने से पहले देखता हो। हालांकि हुआ कुछ ऐसा था कि आर्या ने रमा और नंदू को उल्लू बनाकर भागते हुए एक रेस्टरूम के सामने रुक गई थी। वो उस रेस्टरूम को खोलने गई, लेकिन वो अंदर से लॉक था, जिसकी वजह से आर्या को गुस्सा आने लगा। वो मन ही मन बोली, ये लोग भी ना क्या मॉल के रेस्टरूम में सोने आते हैं, या फिर रेस्टरूम के रूम्स को अपना बेडरूम समझकर इतनी देर तक बंद करके बैठे रहते हैं। काफी देर तक उस रेस्टरूम के बाहर खड़े रहने के बाद भी जब वो दरवाजा नहीं खुला, तो आर्या ने अपना मुंह बनाते हुए दूसरे रेस्टरूम की तरफ कदम बढ़ा दिया, लेकिन इस रूम का दरवाजा भी बंद होने की वजह से उसका गुस्सा धीरे-धीरे बढ़ने लगा। वो फिर एक और रेस्टरूम के पास जाकर खड़ी हो गई और खुद से बोली, गॉड जी, अगर इस रेस्टरूम का दरवाजा नहीं खुला तो आपकी कसम मैं इसका दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाऊंगी और फिर उस इंसान का मुंह तोड़ूंगी जो इसमें बैठा हुआ होगा। इतना कहकर वो जैसे ही उस रेस्टरूम का दरवाजा खोलने लगी, उसका दरवाजा खुल गया, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। आर्या ने उस रेस्टरूम का दरवाजा खोलकर पहले अंदर अपना सर निकाला और बोली, थैंक यू गॉड जी, इस रेस्टरूम में कोई नहीं है। उसी समय गुस्से से भरा अर्नव दरवाजे की तरफ देखने लगा और खुद से ही बोला, कौन है जिसको अपनी जान प्यारी नहीं है। लेकिन तभी अर्नव की नजर आर्या के मासूम चेहरे पर गई। जैसे ही उसकी नजरों के सामने आर्या का दुनिया भर की मासूमियत से भरा चेहरा आया, उसका सारा गुस्सा एक पल में ही गायब हो गया। आर्या का चेहरा देखते ही अर्नव के गुस्से की जगह स्माइल आ गई, जिसका एहसास अर्नव को भी नहीं हुआ। आज अगर अर्नव को कोई स्माइल करते हुए देख लेता तो उसके लिए 8वें अजूबे से कम नहीं होता। वहीं आर्या तो अपने में मस्त होकर उस रेस्टरूम के अंदर आ गई और बिना अर्नव की तरफ ध्यान दिए उस रेस्टरूम में लगे आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। आईने के सामने खड़ी होकर आर्या खुद को देखने लगी और खुशी से बोली, अरे वाह आर्या, तुम तो बहुत ही सुंदर हो गई हो। इतना कहकर वो बच्चों की तरह हंसने लगी, फिर मुंह बनाते हुए बोली, हाँ, लेकिन तुम्हारे इतने सुंदर होने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारी सारी दोस्तों के बॉयफ्रेंड है, लेकिन खुद को देखो, एक बॉयफ्रेंड तक नहीं है। ये कितनी शर्म की बात है। तुम्हें तो चुल्लू के पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। इतना कहकर वो मुंह बनाने लगी। वहीं अर्नव उसकी मासूमियत से भरे चेहरे और प्यारी प्यारी बातें सुनकर खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाया। वो खुद से ही बोला, ये पहली लड़की होगी जो खुद की बुराई कर रही है, वो भी एक बॉयफ्रेंड के लिए। लेकिन तुम्हें क्या पता प्रिंसेस, 2 माफिया जिनसे पूरी दुनिया डरती है, वो तुम पर अपना दिल हार बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ आदित्य पूरे मॉल में नंदू को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे नंदू का कोई पता नहीं चला, जिसकी वजह से उसको गुस्सा आने लगा। वो खुद से ही बोला, बस एक बार तुम मेरे सामने आ जाओ, फिर मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम भागने से पहले 1000 बार सोचोगी। इतना कहकर उसने मैनेजर को आवाज दी। आदित्य की आवाज सुनकर मैनेजर डर गया और मन ही मन बोला, अब इस छोटे डेविल को क्या हुआ, आज किसकी वजह से इस छोटे डेविल का दिमाग खराब हो गया। इतना कहकर वो भागते हुए आदित्य के पास आया। सर आपने बुलाया मुझे। मैनेजर की बात सुनकर आदित्य उसकी तरफ गुस्से से देखने लगा, जिसकी वजह से उस मैनेजर को खुद की सांसें रुकती हुई महसूस हुई। उसे खुद के शरीर में कपकपी महसूस हुई। आदित्य ने गुस्से में कहा, मुझे इस पूरे मॉल की सीसीटीवी फुटेज चाहिए, जल्दी करो। आदित्य की बात सुनकर मैनेजर डरते हुए बोला, जी जी सर, आप बस 1 मिनट रुकिए। इतना कहकर मैनेजर ने किसी को फोन किया और कुछ बात की। बात खत्म होते ही उसने कॉल काट दिया। कॉल काटने के बाद मैनेजर ने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, सर बस 2 मिनट में आपका काम हो जाएगा। आदित्य ने उसे गुस्से से देखा। मैनेजर की हालत देखकर भी आदित्य को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैनेजर मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आज इस छोटे डेविल से मुझे बचा लो, आपको 2 किलो लड्डू प्रसाद में चढ़ाऊंगा। तभी उसे आदित्य की गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी, अगर 2 मिनट से 1 सेकंड भी ज्यादा हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आदित्य की बात सुनकर मैनेजर की हालत और खराब हो गई। तभी उसे अपनी तरफ एक आदमी आता हुआ दिखा। उसे देखकर मैनेजर की जान में जान आई। वो आदमी आदित्य को देखते ही तेजी से उसके पास आके उसे ग्रीट करने लगा। उस आदमी की तरफ देखते हुए आदित्य ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हारा ये फालतू का काम हो गया हो तो अब जो काम दिया था वो करो। आदित्य की बात सुनकर उस आदमी ने अपने साथ लाया हुआ लैपटॉप आदित्य के सामने रख दिया। फिर उसने एक डिवाइस लैपटॉप में लगाया और 2 सेकंड में कुछ काम करके एंटर का बटन दबा दिया। एंटर का बटन दबाते ही लैपटॉप पर कई सारी वीडियोस आ गई। आदित्य एक एक करके उन सबको देखने लगा, लेकिन उसे नंदू कहीं भी नजर नहीं आई। इससे उसका गुस्सा और बढ़ने लगा। आदित्य को गुस्से में देखकर दोनों की हालत खराब हो गई। उस जगह के माहौल में अचानक से उन दोनों को ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उन्हें आदित्य का गुस्सा कम होता नजर आया, तो उन्होंने देखा कि आदित्य की नजर लैपटॉप पर चल रहे एक वीडियो पर जाकर रुकी हुई है। आर्या उस रेस्टरूम में अर्नव की मौजूदगी से अनजान आईने के सामने खुद की ही बुराई करने में लगी हुई थी, लेकिन अचानक उसकी नजर आईने में कुछ देखकर ठहर गई। आईने के सामने सोफे पर किसी आदमी को बैठे देखकर वो चौंक गई। वहीं अर्नव को जैसे ही लगा कि आर्या उसे आईने में देखने वाली है, उसने तुरंत अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल लिए। उसने अपना चेहरा पहले की तरह बिना किसी भाव के बना लिया। इस समय वो किसी रोबोट की तरह लग रहा था, लेकिन उसकी नजर बराबर आर्या की हरकतों पर थी। वो देखना चाहता था कि वो क्या कर रही है या फिर वो आगे क्या करेगी। वहीं आर्या ने जैसे ही आईने में एक आदमी को देखा तो वो पलटी। फिर धीरे धीरे वो अर्नव के पास आई और उसे बहुत गौर से देखने लगी। अर्नव का पूरा ध्यान आर्या पर ही था। आगे आर्या क्या करती है ये देखना चाहता था वो, इसलिए वो बिना हिले स्टैचू की तरह अपनी जगह पर बैठा रहा। वहीं आर्या उसे गौर से देखती रही, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर एक शैतान वाली मुस्कान आ गई। अर्नव ने इसे नोटिस कर लिया, लेकिन खुद को शांति रखा। वो मन ही मन बोला, अब ये क्या करने वाली है, पता नहीं क्यों, लेकिन इसकी हरकतें मुझे शरीफों जैसी नहीं लग रही। इतना सोचकर उसने अपना पूरा ध्यान आर्या पर लगा दिया। वहीं आर्या की आंखों में अर्नव को देखकर एक अलग ही चमक थी। वो थोड़ी देर कुछ सोचती रही, फिर धीरे से अर्नव की नाक पकड़कर खींचने लगी। आर्या की उंगलियां जैसे ही अर्नव की नाक पर पहुंची, उसकी पकड़ मजबूत हो गई। आर्या की इस अचानक की हुई हरकत से अर्नव एकदम से चौंक गया। उसने ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उसने बिना कोई हरकत किए हुए स्टैचू की तरह बैठे रहना ही बेहतर समझा। उसके चेहरे पर अभी कोई भाव नहीं था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वहीं दूसरी तरफ लैपटॉप पर वीडियो देखते हुए मॉल के मैनेजर और उसके साथ वाले आदमी की आंखें लगभग बाहर ही आ गई। उनके चेहरे पर हैरानी और घबराहट का मिला-जुला भाव था। यही हाल आदित्य का भी था। उस वीडियो को देखकर वो स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठा था, क्योंकि ये वीडियो और किसी का नहीं, उसकी प्यारी प्रिंसेस का था। जी हाँ, आदित्य की नजर उस वीडियो पर तभी रुक गई थी जब उसने आर्या को उसी रेस्टरूम में जाते हुए देखा जिसमें अर्नव था। आदित्य को जब यह एहसास हुआ कि आर्या अर्नव के साथ अकेली थी, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आदित्य की नजर वीडियो में आर्या की हरकतों पर तब से थी जब से आर्या ने उस रूम में एंटर किया था। तभी आदित्य को महसूस हुआ कि 2 और लोगों की नजरें उस वीडियो पर है।
इस बात का एहसास होते ही उसके अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसकी मुट्ठियां अपने आप बंद हो गई क्योंकि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसकी प्रिंसेस पर अर्नब के सिवा किसी और की नजरें टिके। वही मैनेजर की हालत तो इस वीडियो को देखकर ही खराब होने लगी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। यही हाल उसके साथ खड़े हुए उस आदमी का भी था। वो भी घबराहट से पसीना पसीना हो रहा था। मैनेजर अपने मन में घबराते हुए कहने लगा, ये क्या कर दिया इस लड़की ने? डेविल किंग से ही पंगा ले लिया। अब पता नहीं ये डेविल इस मासूम सी बच्ची के साथ क्या करेगा। हे भगवान, इस बच्ची की रक्षा करना। मैनेजर के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। वो अपने मन में ये सोच रहा था, तभी आदित्य की गुस्से से भरी हुई आवाज उसे सुनाई दी। आदित्य ने चिल्लाते हुए उन दोनों से कहा, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई हमारी प्रिंसेस को देखने की? अभी के अभी नजरों को नीचे कर लो, वरना तुम दोनों आगे दुनिया देखने के काबिल नहीं रहोगे। आदित्य की आवाज में जहर घुला हुआ था। उसकी धमकी भरी बात सुनकर वो दोनों डरते हुए अपनी नजरें झुका लेते हैं। उनके हाथ कांपने लगे। तभी उनको आदित्य की आवाज दोबारा से सुनाई दी। उसने ठंडे लहजे में उन दोनों से कहा, आज ये गलती हुई, लेकिन दोबारा से ये भूल कर मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी लेडी बॉस है जिसको नजर उठाकर तुम देख सको। ना ही तुम्हारी अपनी हैसियत है और ना ही औकात, समझे? वो दोनों डरते हुए अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, जी सर, समझ गए, और चुपचाप से अपनी नजरें झुकाए खड़े रहे। वहीं आदित्य भी अपनी नजरें दोबारा से लैपटॉप की तरफ करके अपनी प्रिंसेस का दीदार करने लगा। आर्या को देखते ही उसका सारा गुस्सा पलक झपकते ही गायब हो गया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी नजर आर्या पर ही टिक गई। साथ ही साथ उसे अपने भाई की हालत पर भी हंसी आ रही थी। वो मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है प्रिंसेस, मेरा खड़ूस भाई तो किसी लड़की को खुद के पास भी नहीं आने देता था, वो आज तुम्हें खुद को छूने दे रहा है। मुझे तुम्हें पहली नजर में देखकर ही पता चल गया था कि तुम ही मेरे खड़ूस भाई को सुधार सकती हो। फिर आदित्य हंसते हुए अपने मन ही मन में बोलने लगा, और लगता है इसकी शुरुआत तुमने आज सही कर दी। तभी तो किसी के भी खुद को एक पल छू देने पर ही खूंखार शेर बन जाने वाला मेरा भाई। और लगता है इसकी शुरुआत तुमने आज सही कर दी। तभी तो किसी के भी खुद को एक पल छू देने पर ही खूंखार शेर बन जाने वाला मेरा भाई आज हमारी प्यारी सी प्रिंसेस के सामने शांत बैठा है। अब तो लगता है भाई को काबू में करने की पहली सीढ़ी तुमने पार कर ली। इतना सोचते हुए आदित्य पूरा ध्यान उस लैपटॉप पर लगा देता है। थोड़ी देर बाद आर्या ने अर्नब की नाक को छोड़ दी। वहीं दूसरी तरफ आर्या के अर्नब की नाक को कसके पकड़ने से उसकी नाक लाल पड़ने लगी। अगर आर्या थोड़ी देर और उसकी नाक पकड़ के रखती तो अर्नब की नाक पूरी तरह से लाल पड़ जाती। अपनी नाक छूटते ही अर्नब ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसको अपनी गर्दन पर कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। ये एहसास इतना गहरा था कि उसका ध्यान अपनी नाक से हटकर अपनी गर्दन पर चला गया। उसे वहां पर आर्या के होठों का एहसास हुआ, लेकिन उसको कुछ दिखता नहीं था। इस बात से उसे गुस्सा आने लगा। तभी उसकी नजर रूम में लगे शीशे पर गई। शीशे में उसने देखा कि आर्या उसकी गर्दन पर अपने दांत कड़ाए हुए थी। आर्या की ये हरकत देखकर अर्नब के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसने ये मुस्कान अपने चेहरे पर आने नहीं दी। उसने खुद को काबू में रखा। वहीं दूसरी तरफ आदित्य ये सब देख रहा था। अर्नब की गर्दन पर चलते हुए आर्या के होंठ और दांतों को देखकर आदित्य मन ही मन मुस्कुराते हुए कहने लगा, लगता है आज मेरे भाई की इज्जत लूटने वाली है और ये काम करेगी हमारी प्यारी सी प्रिंसेस। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अर्नब को आर्या के होठों का एहसास अपनी गर्दन पर हुआ। उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। वो आर्या को देखना चाहता था, उसके चेहरे के भाव पढ़ना चाहता था, लेकिन आर्या ने अपना सर उसकी गर्दन पर टिका दिया था, जिससे उसे कुछ नहीं दिख रहा था। ये स्थिति उसके लिए असहनीय थी। धीरे धीरे उसके अंदर गुस्सा उबलने लगा। उसकी सांसें तेज होने लगी। तभी उसकी नजर कमरे में लगे बड़े शीशे पर पड़ी। शीशे में रिफ्लेक्ट हो रही तस्वीर देखकर उसकी सांसें रुक गई। वहां उसे सिर्फ दिख रहा था कि आर्या उसकी गर्दन के ऊपर अपने होंठ और दांत रख रही थी। आर्या की ये शैतानी हरकतें देखते हुए अर्नब के चेहरे पर एक मुस्कान तैरने लगी, लेकिन उसने अपनी सारी ताकत लगाकर उस मुस्कान को अपने चेहरे पर आने से रोक लिया। वो जानता था कि अभी उसे स्टैचू ही बने रहना है। वहीं दूसरी तरफ कमरे के एक कोने में खड़ा आदित्य भी ये पूरा दृश्य देख रहा था। अर्नब की गर्दन पर चलते आर्या के होठों और दांतों की हरकतों को देखकर आदित्य के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वो मन ही मन बोला, लगता है आज मेरे भाई की इज्जत लुटने वाली है। इस लड़की ने तो भाई को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। इतना कहकर वो धीरे से मुस्कुराने लगा और अपना पूरा ध्यान आर्या की अगली हरकतों पर लगा दिया। उसे जानना था कि आगे क्या होने वाला था। आर्या अपनी पूरी ताकत से अर्नब की गर्दन पर अपने दांत गड़ाने लगी। वो बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। अर्नब को तेज दर्द महसूस हुआ। उसकी मांसपेशियां तन गई, लेकिन फिर भी वो शांत ही रहा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। अर्नब को कोई हरकत ना करते देखकर आर्या और एक्साइटेड हो गई। उसने 2-3 जगह और अर्नब के सीने पर अपने दांत गड़ा दिए। हर बार उसके दांतों के निशान अर्नब की त्वचा पर छप जाते थे। थोड़ी देर बाद आर्या उससे अलग हुई और उसकी शर्ट को ठीक करते हुए बोली, फाइनली तुम एक स्टैचू ही निकले। पहले मुझे लगा तुम कोई इंसान हो, स्टैचू नहीं। सोचो सोचो क्यों? फिर थोड़ी देर रुककर वो खुद ही हंसते हुए बोली, अरे तुम कैसे सोच सकते हो, तुम तो एक स्टैचू हो ना। चलो मैं ही बता देती हूँ, क्योंकि मैंने कभी इतना हैंडसम स्टैचू नहीं देखा था, इसलिए मुझे लगा कि शायद तुम असली इंसान हो, लेकिन नहीं, तुम तो सच में स्टैचू हो। इतना कहकर आर्या जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। वहीं अर्नब आर्या की बात सुनकर अंदर ही अंदर चौंक गया। उसके दिमाग में तूफान उठने लगा। वो मन ही मन बोला, इतनी देर से ये मुझे स्टैचू समझकर मेरी जांच कर रही थी। हद है, इस लड़की को मुझे डर नहीं लगता। इसे एक स्टैचू और इंसान में कोई फर्क नहीं लगता क्या? कैसी लड़की है ये? कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ आर्या की बात सुनकर आदित्य की हंसी निकल गई। उसने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि आवाज न निकले। वहीं मैनेजर और उस आदमी को भी बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वो दोनों उस छोटे डेविल यानी आदित्य के सामने हंस नहीं सकते थे। उन्होंने किसी तरह अपनी हंसी को रोका। वहीं आदित्य मन ही मन हंसते हुए बोला, मान गए तुम्हें प्रिंसेस, तुम्हारे चेक करने के तरीके का तो मैं भी कायल हो गया। मुझे तो बेचारे भाई की हालत पर हंसी आ रही है, लेकिन कुछ भी हो, तुम्हारे सामने भाई चुप बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आज तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक उसका इस दुनिया से नामो निशान मिट गया होता। कुछ तो बात है तुम्हें, और इसलिए अब मैं तुम्हें हमसे दूर नहीं जाने दूंगी। कल ही तुम्हारी बर्थडे पार्टी में तुम्हारे दादाजी से हमारी शादी की बात करूंगा और तुम सिर्फ हमारी होगी। इतना कहकर आदित्य ने फिर से अपनी नजरें आर्या और अर्नब पर जमा दी। उसे देखना था कि अब आगे क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ आर्या अचानक से अर्नब के बिल्कुल पास आकर बैठ गई। उसके और अर्नब के बीच की दूरी लगभग खत्म हो गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद आर्या ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से अर्नब की मुट्ठी कस गई। उसकी सांसें तेज हो गई और उसके शरीर में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। वहीं दूसरी तरफ आदित्य को भी आर्या के अचानक से उठाए इस कदम से बहुत बड़ा झटका लग गया। उसकी आंखें फैल गई और वो परेशान हो गया। उसने अपने आप से कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये लड़की कर क्या रही है? आदित्य ने आर्या की हरकतों को ध्यान से देखा और कहा, प्रिंसेस, अगर आज तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक उसका इस दुनिया से नामो निशान मिट चुका होता, लेकिन तुम्हें कुछ तो खास बात है जो तुम अब तक भाई के सामने सही सलामत खड़ी हो, इसलिए मैं तुम्हें हम दोनों से दूर नहीं जाने दूंगा। वहीं दूसरी ओर आर्या बेफिक्र होकर अर्नब के पास आई और अपना फोन निकालते हुए बोली, स्टैचू, तुम्हें पता है कल मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है, इसलिए मैं आज यहाँ अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट करने आई हूँ, लेकिन पता नहीं ये मॉल किस बेवकूफ पागल आदमी का है, इसमें एक भी अच्छी ड्रेस नहीं है। आर्या ने चारों तरफ नजर घुमाई और नाक चढ़ाते हुए बोली, अगर वो आदमी मेरे सामने आ जाए ना तो मैं उसका भर्ता बना दूंगी। आर्या की ये बात सुनकर आदित्य का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने तुरंत मैनेजर की ओर घूरकर देखा। आदित्य की उन खूंखार आंखों को देखकर मैनेजर की हालत और खराब हो गई। वो बेचारा मन ही मन सोचने लगा कि आज शायद वो जिंदा घर वापस नहीं जा पाएगा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई और हाथ कांपने लगे। वहीं दूसरी तरफ हमारी निडर आर्या अर्नब से उसकी ही मॉल की बुराई करने में पूरी तरह बिजी थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किसके सामने क्या बोल रही है। आर्या ने कुछ सोचा और फिर अर्नब से मासूमियत से बोली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मॉल के मालिक की कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी, इसलिए उसे पता ही नहीं है कि लड़कियों के लिए कैसी ड्रेस रखनी चाहिए। इतना कहकर आर्या एक पल के लिए चुप हुई। फिर अचानक से उसने कुछ सोचा और उठकर सीधे अर्नब की गोद में जाकर बैठ गई। अर्नब की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। आर्या ने अपना फोन उठाया और अर्नब के बेहद करीब आकर दोनों की बहुत सारी तस्वीरें खींचने लगी। कभी वो सेल्फी लेती तो कभी अलग अलग एंगल से फोटो क्लिक करती। जब उसका फोटो सेशन पूरा हो गया तो वो खुशी से बोली, आज जाकर मेरा दिमाग सही
नहीं हुआ जो कल उस बागड़ बिल्ले की वजह से खराब हो गया था, जो यहाँ मॉल में टकराया था। पता नहीं कौन था। अर्नब की नजरें तो बस आर्या के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। उसकी आंखों में कुछ अलग ही भाव थे जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल था। वहीं दूसरी तरफ आदित्य ने जब अपने लिए बागड़ बिल्ला नाम सुना तो उसका मुंह बन गया। उसने मन ही मन सोचा था कि प्रिंसेस शादी हो जाने दो, फिर बताऊंगा तुम्हें कि बागड़ बिल्ला कैसा होता है। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। आर्या की बातें सुनकर अर्नब को हंसी आने लगी। वो हंसी अब उससे कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। जैसे ही वो हंसने वाला था उसी पल आर्या ने अचानक से अपने कोमल होठ अर्नब के होठों पर रख दिए। ये इतना अचानक हुआ कि अर्नब के होश उड़ गए। आर्या की इस तरह अनएक्सपेक्टेड हरकत से अर्नब एकदम से ब्लैंक हो गया। उसका दिमाग काम करना बंद कर गया और पूरी दुनिया जैसे थम गई। वहीं आदित्य ये सब देखकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने खुश होते हुए कहा, फाइनली भाई और प्रिंसेस की पहली किस हो ही गई। कुछ सेकंड्स के बाद आर्या अर्नब से दूर हट गई। अर्नब को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसका मन आर्या को फिर से अपने करीब खींचने का कर रहा था, लेकिन तभी आर्या ने मासूमियत से कहा, तुम्हें पता है चाचू, मेरा शुरू से सपना था कि मैं अपनी पहली किस किसी हैंडसम लड़के को दूं, लेकिन देखो मेरी तो किस्मत में ही कोई लड़का नहीं है। उसने एक पल रुककर फिर कहा, लेकिन अगर कोई लड़का होता भी तो तुमसे ज्यादा हैंडसम नहीं होता। आई लव यू मेरे स्टैचू, तुम ना बहुत प्यारे हो। फिर आर्या अर्नब की गोद से उठते हुए बोली, वैसे तो तुम एक स्टैचू हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपनी बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करती हूँ। उसने कुछ सोचा और शरारत से मुस्कुराते हुए आगे कहा, तुम्हें पता है कल पार्टी में बहुत ही हैंडसम लड़के आएंगे, सोच रही हो कि उनमें से एक को अपना बॉयफ्रेंड बना लूं। इतना कहकर आर्या जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी की आवाज पूरे रेस्टरूम में गूंज उठी। फिर वो बिना एक बार भी पीछे मुड़े रेस्टरूम से बाहर निकल गई। अगर वो सिर्फ एक बार पलट कर देख लेती तो उसे अर्नब का असली डेविल वाला रूप देखने को मिल जाता। जैसे ही अर्नब ने आर्या के मुंह से बॉयफ्रेंड बनाने वाली बात सुनी, उसकी मुट्ठियां गुस्से से कस गई। उसकी नसें तन गई और जबड़े खिंच गए। उसकी आंखों का रंग एकदम से लाल हो गया, जैसे किसी जंगली जानवर की आंखें लाल हो जाती हैं। उसके पूरे शरीर से खतरनाक ऊर्जा निकलने लगी। अगले ही पल वो गुस्से से भरकर रेस्टरूम से बाहर निकल गया। वहीं आदित्य ने ये सब देखा और अपने माथे